We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. In this video I am going to discuss with you fragments in Android. Okay, so it is a very interesting topic and an important topic from the viewpoint of practical also. Fragments, as the name suggests, it is a small part or small code or small process, we can say. Yet process will be too far, but it is a small part of the activity, okay, or screen. So it is good to understand it and have knowledge of it, because it may be frequently useful while developing your Android application. Let's start. Fragments enable us to divide our activities into fully encapsulated reusable components, each with its own life cycle and user interface. देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि फ्रेगमेंट्स के द्वारा हम अपनी एक्टिविटी को अलग अलग पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं. एक्चुअली जब हमारी एक्टिविटी रन होती है तो इट रन्स एज अ होल एक्टिविटी और होल प्रोग्राम, ओके, होल प्रोग्राम, और उसका एक लेआउट भी होता है. लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होंगी या कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे आपको आपकी एक्टिविटी में फ्रिक्वेंटली कुछ पार्ट्स उसके मॉडिफाई करने हैं. जैसे कि हम बात करें स्क्रीन की, तो आपकी एक स्क्रीन है जो आपकी एक्टिविटी से जुड़ी है. अब उस स्क्रीन में आपको बार बार थोड़ा सा पार्ट, उसका पूरी स्क्रीन का एक थोड़ा सा हिस्सा आपको कई बार मॉडिफाई करने की आवश्यकता पड़ रही है. तो हर बार आप क्या करोगे कि भाई अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो आप पहले तो ये सोचोगे कि आप क्या करोगे बेसिकली, कि एक जैसी ही अलग अलग एक्टिविटीज़ बनाओगे. अब जितना पोर्शन उसका चेंज हो रहा है वो पोर्शन हर एक में अलग अलग रखोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी 3 सिचुएशंस है कि जो आपकी पूरी एक्टिविटी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो लेआउट है उसका जो हाफ पोर्शन है नीचे का, वो अलग अलग 3 स्वरूप में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है. तो आप क्या करोगे, एक 3 लेआउट बनाओगे या 3 एक्टिविटीज़ बनाओगे. अब हर एक एक्टिविटी में एक स्वरूप, ओके. एक्चुअली आपने ये 3 एक्टिविटीज़ बनाई, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, केवल वो हाफ लेआउट ही चेंज हो रहा है. एक की जगह दूसरा, दूसरी जगह पे तीसरा. 3 अलग अलग ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स है कि जो आप अपने लेआउट में अलग अलग टाइम पे डिस्प्ले करना चाहते हो. इसके लिए आप अगर पूरा लेआउट बनाओगे और पूरी एक्टिविटी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है. बट जब बड़ी एप्लीकेशन, रियल टाइम एप्लीकेशन बनती है रियल लाइफ की, तो बन सकता है कि आपकी एक्टिविटी का कोड, उसकी प्रोसेसेस, उसकी मेमोरी थोड़ी बढ़ जाए. बट ऐसे सिचुएशंस में अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचें तो चेंज तो एक छोटा सा हिस्सा ही करना है, लेकिन उसके लिए हमें पूरी एक्टिविटी क्यों बनानी पड़े, क्यों पूरा लेआउट हम उसके लिए अलग से डिज़ाइन करें. तो ऐसे किस्सों में, ऐसी परिस्थितियों में जो विकल्प हमें दिया गया है, जो आंसर है हमारे पास, वो है फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट्स मतलब कि आपके लेआउट का कोई भी एक हिस्सा जो डायनेमिकली आप चेंज कर सकते हो. तो मैंने जो आपको अलग अलग सिचुएशंस कही, आपको अलग अलग परिस्थितियाँ कही, उसमें आपको ये फ्रेगमेंट्स यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि डायनेमिकली भी आप क्लाइंट की कोई एक्शन के ऊपर या टाइमली आप अपने एक्टिविटी को मॉडिफाई कर सकते हो, उसके लेआउट को मॉडिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फ्रेगमेंट. सो फ्रेगमेंट इज़ वन पार्ट ऑफ आवर एक्टिविटी.
और इट इज़ अ स्मॉल प्रोसेस विद इन एक्टिविटी। एडिशनली उसकी खुद की लाइफ साइकिल भी होती है, उसका खुद का लेआउट भी होता है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम ही है कि जो हमारे एक्टिविटी के प्रोग्राम के अंदर रन हो रहा है। तो प्रोग्राम विद इन अ प्रोग्राम वी कैन से, वो खुद की लाइफ साइकिल भी उसकी होती है, उसका एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र लेआउट भी होता है। ओके, ईच फ्रेगमेंट इज एन इंडिपेंडेंट मॉड्यूल दैट इज टाइटली बाउंड टू द एक्टिविटी। अब है तो वो एक्टिविटी के अंदर, तो जिस एक्टिविटी में आप उसको डिस्प्ले कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक फ्रेगमेंट एक ही एक्टिविटी में आएगा। एक फ्रेगमेंट आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एक फंक्शन यूज़ करते हो उसी तरह से, सॉरी फंक्शन नहीं, बट जैसे एक लेआउट को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, उसी तरह से फ्रेगमेंट को भी अलग से डिफाइन करके एक्टिविटी में जहाँ जिस एक्टिविटी में ज़रूरत पड़े आप उसको यूज़ कर सकते हो। वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन जब आप एक्टिविटी को डिज़ाइन करते हो लेआउट को, तो आपको जिस जगह पे वो रखना है वहाँ पे मेंशन कर देना है कि यहाँ पे एक फ्रेगमेंट आएगा। जिस एक्टिविटी में फ्रेगमेंट की आवश्यकता है वहाँ पे आपको मेंशन करना है लेआउट में कि यहाँ पे एक फ्रेगमेंट आएगा। उस जगह पे आप स्टैटिकली भी फ्रेगमेंट रख सकते हो, डायनेमिकली रन टाइम भी फ्रेगमेंट को वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ये उसका एडवांटेज है। तो एक फ्रेगमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ हो सकता है, एक एक्टिविटी में भी एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स यूज़ हो सकते हैं। दिस आर द डायनेमिक पार्ट्स, वी कैन से दिस आर द डायनेमिक पार्ट्स ऑफ द एक्टिविटी। और उसका लेआउट भी होगा तो क्लाइंट इंटरेक्ट भी कर सकता है, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो हम रिस्पॉन्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी से। बट whenever a fragment is running, it is not independently running, it is running within the activity, so it is tightly bound to the activity from which it is executing। जिस एक्टिविटी में से अभी वो रन हो रहा है उससे वो टाइटली जुड़ा हुआ है। It can be reused within multiple activities as well as laid out in a variety of combinations to shoot multiple devices। उसको हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस में भी क्रिएट कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस, जिससे वो अलग अलग डिवाइस में शूट हो। एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रेगमेंट्स, मैंने आपको बताया कि वो एक छोटा सा प्रोग्राम है। अलग से एक्टिविटी बनाएंगे तो उसका पूरा एक अलग टैग बना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा मैनिफेस्ट फाइल में। फ्रेगमेंट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन इन द मैनिफेस्ट फाइल। Okay, let's discuss its advantages. First one, it provides us a way to create dynamic and flexible design। या dynamic मतलब कि हम अब तक जो करते आए हैं कि अपने एक्टिविटी में जो लेआउट होता है वो पहले से फिक्स होता है, वो लेआउट ही कायम रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं, रन टाइम जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है, आपकी एक्टिविटी जब रन हो रही है, तो उसका कोई पार्ट डायनेमिकली आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि पहले 4 बटन थे, अब 4 टेक्स्ट व्यू आ गए, 4 चेकबॉक्स एटसेट्रा। तो ये डायनेमिक स्क्रीन बन सकती है आपकी। इट प्रोवाइड्स अ वे टू प्रेजेंट अ कंसिस्टेंट यूजर इंटरफेस ऑप्टिमाइज फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ एंड्रॉयड डिवाइस। ऐसा भी कर सकते हैं हम कि अलग अलग स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग लेआउट फ्रैगमेंट्स के द्वारा हम ये कर सकते हैं। Using fragments will drastically improve the flexibility of your user interface and make it easier for us to adapt our user experience for a new device configuration। हम अपनी एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, यूज़र इंटरफेस इम्प्रूव कर सकते हैं और क्लाइंट के लिए थोड़ा यूज़र फ्रेंडली या ज़्यादा ईजियर कर सकते हैं और किसी भी नए डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में भी इजीली अपनी एप्लीकेशन को हम अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये था उसका एडवांटेज। और मैंने भी आपको बताया कि पूरी एक्टिविटी आप डिफाइन करोगे अलग, इट विल रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड इन द मैनिफेस्ट फाइल, बट फ्रेगमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी registered, so they are easily usable, okay, and they can be used in multiple activities within your application, so they are beneficial। creating new fragments, आइए अब बात करते हैं कि ये fragments को बनाया कैसे जाता है। तो जैसा कि हमने अब तक देखा है, and we are used to use Java programming language,
सो किसी भी नई चीज़ को बनाने के लिए एक क्लास बनाना पड़ता है कि जो प्री डिफाइन किसी क्लास को एक्सटेंड करता है या इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो अगर आपको फ्रेगमेंट बनाना है, एंड्रॉयड में फ्रेगमेंट बनाना है, सो देयर इज़ अ क्लास अवेलेबल इन एंड्रॉयड SDK फ्रेगमेंट। Okay, to create a fragment we need to extend this class and override its few methods. There are many methods of fragment class. As I told you earlier, it has a well defined life cycle also. So when there is a life cycle, I have told you earlier that there are multiple methods. There may be many methods which are executed or called at different time during transition of the particular component from one state to another state, or may be called periodically also. So इस तरह की बहुत सारी मेथड्स होती है लाइफ साइकिल में, जिसे हम लाइफ साइकिल कॉलबैक्स भी कहते हैं। तो फ्रेगमेंट के केस में भी ऐसा ही है। ये भी एक क्लास है कि जिसको हम एक्सटेंड करेंगे और उसकी कुछ मेथड्स है कि जिसको हम ओवरराइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक मेथड को ओवरराइड किया गया है ऑन क्रिएट व्यू, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन, जैसे एक्टिविटी में हम डिफाइन करते हैं ऑन क्रिएट मेथड, बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाती है। उसी तरह से फ्रेगमेंट में भी ऑन क्रिएट व्यू मेथड है कि जो फ्रेगमेंट जब रन हो तो स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, कौन सी जगह पे वो एक्टिविटी तय करेगी, क्योंकि उसके लेआउट में हमने लिखा होगा कि यहाँ पे फ्रेगमेंट आना चाहिए, उस जगह पे ये फ्रेगमेंट का लेआउट व्यू होगा। ओके, तो ये तो केवल एक मेथड है, एक से ज़्यादा मेथड्स भी हम ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो प्राइमरी मेथड है वो ये है ऑन क्रिएट व्यू। While creating fragment, we can assign a user interface to it. It is possible to create fragment that does not include any user interface, but instead it provides background behavior for an activity. ये तो हमने एक्टिविटी के वक्त भी डिस्कस किया था कि हम एक्टिविटी को भी बनाते वक्त ऐसा कर सकते हैं कि उसके साथ किसी लेआउट को एसोसिएट करें, या फिर लेआउट ना हो, ऐसी भी एक्टिविटीज़ हो सकती है। जब कोई एक्टिविटी ऐसी हो कि जिसको स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले नहीं करना है, केवल बैकग्राउंड में टास्क परफॉर्म करना है, तो ऐसी एक्टिविटी में कोई लेआउट नहीं भी हो सकता है। उसी तरह से फ्रेगमेंट अगर आपका ऐसा है कि जो बैकग्राउंड में कोई टास्क परफॉर्म करता है और स्क्रीन पे बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, तो उस फ्रेगमेंट में भी हम कोई लेआउट नहीं रखेंगे। ओके, बट हो सकता है। If a fragment doesn't require a user interface, then override the onCreate view and return null, otherwise return the layout resource. देखो ये हमारी एप्लीकेशन और हमारी नीड के अनुसार हमें करना है कि अगर आपके फ्रेगमेंट में से आपको कोई लेआउट व्यू करवाना है, तो आप ऑन क्रिएट व्यू को ओवरराइड तो करोगे ही, उसमें से आपको देखो लास्ट में इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट लिखा है, और वो इन्फ्लेटर हमें लेआउट इन्फ्लेटर यहाँ पे मिल रहा है एज ए आर्ग्यूमेंट। बहुत बार हमने इसका यूज़ भी किया है, आपको शायद याद हो, जब हमने कस्टम टोस्ट बनाया था, जब हमने कस्टम डायलॉग बनाया, तब हमने लेआउट इन्फ्लेटर का यूज़ किया था। ओके, फिर कस्टम लिस्ट व्यू में भी किया था। तो वो यहाँ पे एक्चुअली बिल्ट इन हमें रेडीमेड मिल रहा है इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। अब आपको अगर यहाँ से कोई लेआउट शो करवाना है फ्रेगमेंट में से, तो उस लेआउट को यहाँ से इन्फ्लेट करवाओ, अदरवाइज यहाँ पे नल पास कर दो। ओके, लेआउट शो करना है तो उसका यहाँ पे ये रेफरेंस आएगा, अदरवाइज नल। Unlike activities, fragments need not to be registered in the manifest file. That is its advantage. मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्रेगमेंट को डिफाइन करते हो तो मैनिफेस्ट फाइल में उसको रजिस्टर करना आवश्यक नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट ए इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, इट इज़ इनसाइड एन एक्टिविटी, एन एक्टिविटी विल बी ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन योर मैनिफेस्ट फाइल। To use fragments, our activity must extend fragment activity class. यहाँ पे must लिखा है, but it is not compulsory. Your activity may be a normal activity. Okay, it does not require to be a fragment activity, so it will work. Okay.
Yeah, important thing and important discussion, fragments life cycle. As written here in the earlier PPT, the first PPT, and also I have told that fragment is a component. No doubt it will be inside some activity, but it has a well defined life cycle of its own. Okay, it includes a series of event handlers that mirror those in activity class. The life cycle of a fragment is mirror image of its parent activity. तो देखा जाए तो फ्रेगमेंट है वो रन तो एक्टिविटी में से ही होगा. ओके, अगर एक्टिविटी शो हो रही है तो फ्रेगमेंट शो होगा, एक्टिविटी शो नहीं हो रही तो फ्रेगमेंट शो नहीं भी होगा, अगर चाहेगा तो भी नहीं होगा. एक्टिविटी पॉज हो गई तो फ्रेगमेंट भी पॉज हो जाएगा, एक्टिविटी स्टॉप हो गई तो फ्रेगमेंट भी स्टॉप हो जाएगा, एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई तो फ्रेगमेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. कहने का मतलब ये छत्र छाया में रन हो रहा है एक्टिविटी के. तो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल की बहुत सारी असर फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल पे भी होती है. मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो अपने पेरेंट एक्टिविटी का एक मिरर इमेज है. इसकी लाइफ साइकिल अपने पेरेंट की लाइफ साइकिल की पेरेंट एक्टिविटी की लाइफ साइकिल की एक मिरर इमेज है. इट इंक्लूड अ सीरीज ऑफ इवेंट हैंडलर्स दैट मिरर दोस इन द एक्टिविटी क्लास. फ्रेगमेंट क्लास में भी ऐसे बहुत सारी ऐसी मेथड्स है कि जो हमें याद दिलाती है एक्टिविटी की लाइफ साइकिल की मेथड्स की. These event handlers are triggered as the fragment is created, started, resumed, paused, stopped and destroyed. ये जो अलग अलग इवेंट हैंडलर्स है उसकी लाइफ साइकिल के, वो कब रन होते हैं? जब फ्रेगमेंट क्रिएट होता है, स्टार्ट होता है, रिज्यूम होता है, पॉज होता है, स्टॉप्ड होता है, डिस्ट्रॉय होता है. ऐसे अलग अलग इवेंट हैंडलर्स है या एक कॉल बैक्स है कि जो फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल के दौरान अलग अलग समय पे कॉल होते हैं. इन एडिशन फ्रेगमेंट्स ऑल्सो इंक्लूड अदर कॉल बैक्स दैट सिग्नल बाइंडिंग एंड अनबाइंडिंग द फ्रेगमेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट एक्टिविटी. लाइफ साइकिल मेथड्स के अलावा कुछ ऐसी भी मेथड्स है फ्रेगमेंट में कि जो उसके पेरेंट से उसको जोड़ने पर या रिमूव करने पर. क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि फ्रेगमेंट एक बार एक्टिविटी में आ गया तो वो उसी में रहेगा, उसकी जगह पे कोई और फ्रेगमेंट भी आ सकता है. एक्टिविटी बनाते वक्त हम केवल ये कहेंगे कि यहाँ पे फ्रेगमेंट आएगा, फिर वहाँ पे कोई भी फ्रेगमेंट आ सकता है. एक फ्रेगमेंट डिस्प्ले किया, उसकी जगह पे रिमूव करके दूसरा भी आ सकता है, रिप्लेस करके तीसरा भी आ सकता है. तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. ओके, तो फ्रेगमेंट का एक्टिविटी से अटैच होना वो भी एक किस्सा है, वो भी एक घटना है, और अलग पड़ना वो भी एक किस्सा है, वो भी एक घटना है. तो उसके लिए भी मेथड्स है हमारे पास. मतलब कि जब हमारा फ्रेगमेंट किसी एक्टिविटी से अटैच हो तो हम कुछ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमारे पास उसके भी इवेंट हैंडलर है, और जब डिटैच हो तब अगर हम कुछ करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास कॉल बैक्स या इवेंट हैंडलर्स है. सी, it is the diagram of fragment life cycle, very understandable. okay, सबसे पहले जब फ्रेगमेंट क्रिएट होता है तो ऑन अटैच मतलब कि एक्टिविटी के साथ उसका अटैचमेंट हुआ. तब तक तो वो केवल पड़ा है सेकेंडरी मेमोरी में, बट जब उसको अटैच किया गया, बुलाया गया एक्टिविटी में, तब ये घटना घटेगी. ऑन अटैच, वो किस में अटैच हुआ? एक्टिविटी में. फिर वो होगा ऑन क्रिएट मतलब कि इनिशियलाइजेशन. फिर होगा ऑन क्रिएट व्यू, मतलब कि अब उसका लेआउट अगर कोई है तो वो दिखाई देगा एक्टिविटी के लेआउट में कहीं पे, इंडिपेंडेंटली नहीं, एक्टिविटी के लेआउट में. और फिर आगे बढ़ के फ्रेगमेंट ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड. फ्रेगमेंट एक्टिविटी में क्रिएट हुआ तब ये मेथड कॉल होगी. इतना होने तक अभी तक फ्रेगमेंट विजिबल नहीं है. ओके, इतना होने तक फ्रेगमेंट विजिबल नहीं है. अब आगे बढ़ता है फ्रेगमेंट डॉट ऑन स्टार्ट. तो जैसे कि हमने देखा था
कि एक्टिविटी में भी ऑन स्टार्ट होता है जब एक्टिविटी दिखने की शुरुआत होती है। ओके, विजिबल लाइफ टाइम जिसे हमने कहा था ऑन स्टार्ट से ऑन स्टॉप, यहाँ पे भी ऑन स्टार्ट है। अब फ्रेगमेंट दिखाई दे रहा है और एक्टिव नहीं है, वो दिखाई दे रहा है, और फिर आगे उसमें कॉल होगी ऑन रिज्यूम। एक्टिविटी में भी थी ऑन रिज्यूम, जब ऑन रिज्यूम कॉल होती है तब उसकी एक्टिव लाइफ की शुरुआत होती है एक्टिविटी की। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, फ्रेगमेंट की एक्टिव लाइफ शुरू होगी ऑन रिज्यूम से और ख़त्म होगी ऑन पॉज में, जैसा एक्टिविटी में था। रिज्यूम और पॉज एक्टिव लाइफ टाइम फॉर एक्टिविटी, और जो उसकी विजिबल लाइफ टाइम थी वो स्टार्ट से लेकर स्टॉप। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, स्टॉप में जब पॉज के बाद कॉल होती है बंद करते वक्त या फिर उसको हटाते वक्त या क्लोज करते वक्त ऑन स्टॉप, और ऑन स्टॉप जो है वो उसकी विजिबल लाइफ टाइम की आखिरी मेथड है। फिर ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, अब फ्रेगमेंट का जो व्यू है जो शो हो रहा है वो डिस्ट्रॉय होगा, तब कॉल होगी ऑन डिस्ट्रॉय व्यू। फिर ऑन डिस्ट्रॉय मतलब फ्रेगमेंट का व्यू डिस्ट्रॉय हो गया, अब वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और फिर ऑन डिटैच मतलब कि एक्टिविटी से वो अब अलग पड़ रहा है। तो ये उसकी लाइफ साइकिल की सभी इम्पोर्टेंट मेथड्स है कि जो अलग अलग समय के अनुसार कॉल होती है। 11 मेथड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 11 methods are there on attach, on create view, on activity created, on start, on resume, on pause, on stop, on destroy view, on destroy, on detach. So आइए हम अभी बात करते हैं इन मेथड्स के बारे में। Fragment life cycle methods. During the life cycle of a fragment, it makes many state transitions. वो तो एक्टिविटी में भी होता था, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ट्रांजिट होना। ओके, स्टेट ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं। एंड एज ए रिजल्ट methods from the following are invoked at different times. All the methods are shown here: on attach, on create view, on activity created, on start, on resume, on pause, on stop, on save instance state, on destroy view, on destroy, on detach. सेव इंस्टेंस स्टेट इसमें नहीं आएगी, वो यहाँ गलती से लिखी है। एक्चुअली सेव इंस्टेंस स्टेट विल नॉट बी हियर। नहीं, सेव इंस्टेंस स्टेट भी आएगी। ओके, क्योंकि उसका स्टेट भी स्टोर करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ये सही है, सेव इंस्टेंस स्टेट भी उसका होगा। ऑन अटैच, इट इज़ कॉल्ड व्हेन द फ्रेगमेंट इज अटैच टू इट्स पेरेंट एक्टिविटी, और वो जो पेरेंट एक्टिविटी है जिससे ये अटैच हुई है वो एज ए रेफरेंस यहाँ पे पास भी होता है। ऑन क्रिएट बंडल, इट इज़ कॉल्ड व्हेन द फ्रेगमेंट इज क्रिएटेड, जब फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब ये ऑन क्रिएट मेथड कॉल होती है। ऑन क्रिएट व्यू, इट इज़ कॉल्ड वंस द फ्रेगमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड इट इज़ रेडी टू क्रिएट इट्स यूज़र इंटरफेस, जब फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट एक बार बन जाता है, फिर जब वो रेडी हो जाता है अपने व्यू को डिस्प्ले करने के लिए, तब ये मेथड कॉल होती है। ओके, ऑन क्रिएट व्यू, और यहीं से हम डिस्प्ले करते हैं अपने इस इंटरफेस को, लेआउट। ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, इट इज़ कॉल्ड वंस द पेरेंट एक्टिविटी एंड द फ्रेगमेंट्स UI हैव बीन क्रिएटेड। कब ये कॉल होती है कि जब पेरेंट एक्टिविटी क्रिएट हो जाए और फ्रेगमेंट का यूज़र इंटरफेस भी क्रिएट हो जाए, उसके बाद ये मेथड कॉल होती है ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, और इसमें रेफरेंस पास होता है बंडल का ऑब्जेक्ट। ऑन स्टार्ट, इट इज़ कॉल्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ द विजिबल लाइफ टाइम
On resume, it is called at the starting of the active lifetime, or on pause, it is called at the end of the active lifetime. उसी तरह से ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट, एक्टिव लाइफ टाइम के पूरे होने के बाद, ऑन पॉज के बाद, ऑन स्टॉप से पहले ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट मेथड कॉल होती है, जिसमें हम उसका स्टेट स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ऑन स्टॉप इट इज़ कॉल्ड एट द एंड ऑफ विजिबल लाइफ टाइम, जैसे ही उसका दिखना बंद हुआ तब ये कॉल होती है ऑन स्टॉप। ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, it is called when the fragments view has been detached। फ्रेगमेंट में से जो हम शो कर रहे थे वो डिटेच होने के बाद, मतलब कि एक्टिविटी से वो डिटेच होने के बाद ये मेथड अंत में कॉल होती है, सॉरी, डिस्ट्रॉय व्यू। व्यू जब उसका फ्रेगमेंट का जो व्यू होता है वो फ्रेगमेंट से डिटेच होता है, मतलब कि वो गायब, मतलब स्क्रीन से वो रिमूव किया जाता है, तब ये मेथड कॉल होती है ऑन डिटेच व्यू। और अंत में ऑन डिस्ट्रॉय, कॉल्ड एट द एंड ऑफ द फुल लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का इसकी ऑन क्रिएट से लेकर ऑन डिस्ट्रॉय, फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल की अंतिम मेथड हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रॉय है, कि जो उसकी लाइफ टाइम के अंत में, लाइफ साइकिल के अंत में कॉल होती है। ऑन डिटेच, जब ये फ्रेगमेंट अपनी पेरेंट एक्टिविटी से डिटेच होता है, अलग पड़ता है, तब ये मेथड कॉल होती है ऑन डिटेच। सो समराइजिंग ऑल, फ्रेगमेंट की लाइफ टाइम्स जो है वो भी हम 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। टाइम एट विच अ फ्रेगमेंट इज अटैच्ड टू द टाइम इट इज डिटेच्ड, इट गोज थ्रू वेरियस ट्रांजिशंस, अलग अलग ट्रांजिशंस में से वो पसार होता है। डिपेंडिंग ऑन दिस ट्रांजिशंस, लाइफ टाइम ऑफ फ्रेगमेंट इज कैटेगराइज एज फुल लाइफ टाइम फ्रॉम ऑन अटैच टू ऑन डिटेच। ये जो पूरा साइकिल है ऑन अटैच से लेकर ऑन डिटेच, उसको उसका फुल लाइफ टाइम कह सकते हैं, या फिर ऑन क्रिएट से लेकर ऑन डिस्ट्रॉय को भी हम फुल लाइफ टाइम कह सकते हैं। क्रिएटेड लाइफ टाइम ऑन क्रिएट टू ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन क्रिएट से लेकर ऑन डिस्ट्रॉय, क्रिएटेड लाइफ टाइम। और विजिबल लाइफ टाइम ऑन स्टार्ट से ऑन स्टॉप तक, ऑन क्रिएट व्यू से लेकर ऑन डिस्ट्रॉय व्यू तक। क्योंकि जब क्रिएट व्यू हो गया तो उसका व्यू दिखने लगेगा, और दिखने लगा तो उसका विजिबल लाइफ टाइम शुरू हो गया। कब तक? डिस्ट्रॉय नहीं होगा व्यू तब तक। देखिए डिस्ट्रॉय व्यू, यूजर इंटरफेस विजिबल लाइफ टाइम, यूआई विजिबल टाइम, ऑन क्रिएट व्यू से लेकर ऑन डिस्ट्रॉय व्यू। फ्रेगमेंट स्टेट्स, फ्रेगमेंट इज टाइटली बाउंड टू द एक्टिविटी। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि एक्टिविटी का जो स्टेट है उसकी बहुत ही असर होती है फ्रेगमेंट के स्टेट पे भी। एक्टिविटी का जो स्टेट है उसी स्टेट के आधार पे फ्रेगमेंट भी अपना स्टेट या उसका स्टेट बदल जाएगा। It is tightly bound to the activity to which it belongs. As a result, fragment state transitions are closely related to the corresponding activity state transitions. Fragments are active when the activity containing it is focused and in the foreground. फ्रेगमेंट का स्टेट जो है वो एक्टिव कब होगा? जब वो एक्टिविटी की जिसमें फ्रेगमेंट को हमने प्लेस किया है वो एक्टिविटी जब रन होगी तब, अदरवाइज नहीं। Fragments are active when the activity containing it is focused and in the foreground. When an activity is paused or stopped, the fragment it contains are also paused and stopped. जब एक्टिविटी की जिसमें फ्रेगमेंट हमने प्लेस किया है वो एक्टिविटी ही पॉज्ड या स्टॉप्ड हो जाएगी तो फ्रेगमेंट भी स्टॉप या पॉज हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक्टिविटी के अंदर आया हुआ।
when an activity becomes inactive, fragments also become inactive. When an activity is finally destroyed, each fragment in that activity will be destroyed. Whatever state of it, whatever it is doing, it will be destroyed. मतलब कि एक्टिविटी जब डिस्ट्रॉय होती है तो उसमें आया हुआ फ्रेगमेंट भी, चाहे जो भी कर रहा हो, डिस्ट्रॉय हो जाएगा.